जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट क्लासिफिकेशन अर्थात पादप वर्गीकरण। गाइज, ये एक ऐसा चैप्टर है बॉटनी का जिसमें से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं साथियों, जो आपसे पहले पूछे गए हैं, और साथियों उन सभी क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं जो आपसे आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। सबसे पहले साथियों मुझे यह बताओ कि भैया पादपों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, मतलब क्या है इसका। क्योंकि साथियों पादपों के बारे में हम अच्छे से, आसानी से, डिटेल में अध्ययन कर सके, इसलिए साथियों पादपों का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन भैया इसमें पढ़ने से पहले एक वैज्ञानिक है साथियों, उसका प्लांट क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा योगदान है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नाम है साथियों कॉर्लिनियस। इन्होंने साथियों टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हिंदी में कहा जाता है साथियों द्विजगत वर्गीकरण। इसका मतलब क्या है? कॉर्लिनियस साथियों एक वैज्ञानिक था जिन्होंने साथियों सबसे पहले सजीवों को दो भागों में बांटा। कौन कौन से भाग थे? एक तो था भैया प्लांट और दूसरा था भैया एनिमल, यानी कि पादप और जंतु। और इसी ही को नाम दिया गया था भैया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। यानी कि सजीवों को दो भागों में बांटा गया था, एक था पादप जगत, दूसरा था जंतु जगत। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो भैया किसने दिया था? कॉर्लिनियस ने दिया था। कॉर्लिनियस ने। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि पादपों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिया? ओके भैया। देखिए भैया, प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि पादप वर्गीकरण। पादपों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? ताकि हम डिटेल में इनके बारे में आसान भाषा में अच्छे से अध्ययन कर सके, आसानी से स्टडी कर सके, इसलिए साथियों पादपों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले साथियों जो प्लांट है, जो पादप है, इन पादप को भैया दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक ग्राफ बनाऊंगा साथियों, अच्छे से समझना। अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो समझ लेना भैया पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर 1 पर आता है साथियों क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस हिंदी में कहा जाता है अपुष्पोद्भिद। और नंबर 2 पर आता है फेनेरोगेमस। हिंदी में कहा जाता है पुष्पोद्भिद। मैंने कहा सबसे पहले प्लांट को यानी पादप को दो भागों में बांटा। नंबर 1 पर क्रिप्टोगेमस और नंबर 2 पर फेनेरोगेमस। इसे हिंदी में पुष्पोद्भिद कहा जाता है और इसे अपुष्पोद्भिद कहा जाता है। अब यह अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या है? साथियों इसमें ऐसे पादप आते हैं जिनमें भैया पुष्प का अभाव होता है। जो पुष्प होता है साथियों वो नहीं पाए जाते। तो मैं लिख सकता हूं साथियों कि इसमें जो फ्लावर है साथियों वो भैया नहीं पाए जाते।
और इसमें साथियों ऐसे पादप आते हैं जिसमें भैया फ्लावर पाए जाते हैं, यानी कि जो पुष्प है साथियों वो पाए जाते हैं। दूसरी बात साथियों, ये जो अपुष्पोद्भिद पादप है इनमें भैया सीड यानी कि बीज का भी अभाव होता है, बीज भी नहीं पाया जाता। और भैया पुष्पोद्भिद पादपों में सीड भी पाया जाता है, यानी कि पुष्प पाया जाता है और बीज है ये भी पाया जाता है। इसमें साथियों जो पुष्प होता है वो नहीं पाया जाता और जो बीज है साथियों बीज नहीं पाया जाता। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया अपुष्पोद्भिद पादप कौन से होते हैं, तो ऐसे पादप साथियों जिनमें भैया पुष्प यानी कि फूल और भैया जो बीज है दोनों नहीं पाए जाते, उन पादपों को साथियों अपुष्पोद्भिद पादप कहा गया है। पुष्पोद्भिद पादप ऐसे पादप होते हैं साथियों जिनमें भैया पुष्प पाए जाते हैं और बीज भी पाए जाते हैं। बात क्लियर है, इतना समझ में है। अब देखिए साथियों अपुष्पोद्भिद जो पादप है इन्हें भैया तीन संघ में बांटा गया है। कितने संघ में बांटा गया है? 3 संघ में। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है साथियों थैलोफाइटा, नंबर 2 पर आता है ब्रायोफाइटा और नंबर 3 पर आता है भैया टेरिडोफाइटा। इन तीनों के बारे में साथियों डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बस आपको इतना याद रखना है साथियों, क्रिप्टोगेमस ऐसे पादप होते हैं जिनमें भैया फ्लावर्स और जो सीड होते हैं दोनों का अभाव होता है, दोनों नहीं पाए जाते। 3 संघ में बटा हुआ होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बात क्लियर है। फेनोरोगेमस की बात करते हैं साथियों, इसका एक अन्य नाम और होता है स्पर्मेटोगेमस, या फिर कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा, या फिर इसे कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा इधर कर देता हूं कैमरा को। हाँ अब समझ में आ रहा है। इसको साथियों अन्य नाम से जाना जाता है। आप क्या क्या कह सकते हो? स्पर्मेटोगेमस कह सकते हो, स्पर्मेटोफाइटा कह सकते हो और स्पर्मेटोजोआ कह सकते हो। यानी कि आपकी एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आएगा वो इस नाम से आ सकता है, इस नाम से आ सकता है, इस नाम से आ सकता है और इस नाम से आ सकता है। बात क्लियर है। अब देखिए साथियों जो फेनेरोगेमस है इसे 2 संघ में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है साथियों जिम्नोस्पर्म और नंबर 2 पर आता है साथियों एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहा जाता है साथियों अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म को कहा जाता है साथियों आवर्त बीजी। अब ये अनावर्त बीजी क्या है और आवर्त बीजी क्या है साथियों, तो इनके बारे में समझिए। अनावर्त बीजी में साथियों ऐसे पादप आते हैं जिनके बीज पर साथियों आवरण नहीं पाया जाता। ऐसे पादप आते हैं साथियों जिनके बीज पर साथियों जो आवरण है वो आवरण भैया नहीं पाया जाता। बात क्लियर है। और इसमें साथियों ऐसे पादप आते हैं जिनके बीज पर भैया आवरण पाया जाता है। इनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता अनावर्त बीजी पादपों में, और जो आवर्त बीजी पादप हैं उनके बीज पर साथियों आवरण पाया जाता है। बात आपको समझ में? और देखिए साथियों जो आवर्त बीजी पादप है इसे भी भैया 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। मोनोकोट को कहा जाता है साथियों एक बीजीय और इसे कहा जाता है द्विबीजीय। अब ये एक बीजीय और द्विबीजीय क्या है, तो याद रखना साथियों द्विबीजीय वह पादप होते हैं जिनके बीज को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। बात क्लियर है। और साथियों एक बीजीय ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज को 2 बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता। अगर आपको ये डायग्राम ये सारणी अगर समझ में आ गई है साथियों तो ये समझ लीजिए कि पूरा प्लांट क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करते हैं बहुत अच्छे से।
प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि पादप वर्गीकरण। हमें पादप के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि साथियों हम पादपों को सरल आसान भाषा में उनके बारे में डिटेल में स्टडी करने के लिए साथियों अध्ययन करने के लिए पादपों का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले साथियों पादपों को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 पर आता है क्रिप्टोगेमस, जिसे हिंदी में कहा जाता है अपुष्पोद्भिद, और दूसरी तरफ आता है साथियों फेनेरोगेमस, जिसे हिंदी में कहा जाता है पुष्पोद्भिद। बात क्लियर है? क्रिप्टोगेमस की बात करते हैं तो साथियों इसमें ऐसे पादप आते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लावर्स यानी कि फूल नहीं होते और भैया बीज भी नहीं होते। फेनेरोगेमस, इसमें ऐसे पादप होते हैं साथियों, ऐसे पादप आते हैं जिनमें भैया पुष्प यानी कि फूल भी पाया जाता है और बीज भी पाया जाता है। इसे साथियों अन्य नाम से भी जाना जाता है। स्पर्मेटोगेमस आपकी एग्जाम में आ सकता है, स्पर्मेटोफाइटा आ सकता है, स्पर्मेटोजोआ आ सकता है। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई। और देखिए साथियों जो क्रिप्टोगेमस है अपुष्पोद्भिद है, इसको साथियों 3 संघ में बांटा गया है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पुष्पोद्भिद की बात करते हैं तो इन्हें 2 संघ में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहा जाता है अनावर्त बीजी और एंजियोस्पर्म को कहा जाता है आवर्त बीजी। साथियों जो अनावर्त बीजी है वो ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज पर आवरण नहीं पाया जाता। बात क्लियर है? एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज यानी कि सीड पर कवरिंग पाई जाती है, यानी कि आवरण पाया जाता है। साथियों जो एंजियोस्पर्म है इसको 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकोट और डाइकोट। एक बीजीय, द्विबीजीय। साथियों द्विबीजीय ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, और एक बीजीय यानी कि ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। बोलो क्या आपको मेरे द्वारा बताई हुई बातें समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आपको पूरा कंटेंट बायोलॉजी का फ्री में पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बहुत सारे चैप्टरों की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, एमसीक्यू की सीरीज भी करवा रखी है। चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारी डिटेल मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया? मिटा दूं? अगर मिटाने के बाद में साथियों हम पढ़ने वाले हैं क्रिप्टोगेमस अपुष्पोद्भिद के बारे में। मिटा देता हूं भैया। ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं नंबर 1 पर साथियों क्रिप्टोगेमस की। क्रिप्टोगेमस यानी कि अपुष्पोद्भिद की। इसमें साथियों ऐसे पादप आते हैं जिनमें भैया फ्लावर यानी कि पुष्प और भैया सीड यानी कि बीज दोनों ही साथियों अनुपस्थित होते हैं, यानी कि दोनों का ही अभाव होता है। बात क्लियर है? समझ में आया? मैंने ये कहा क्रिप्टोगेमस अपुष्पोद्भिद के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसे पादप आते हैं साथियों जिनमें पुष्प भी नहीं होता और बीज भी नहीं होते। इसके साथियों मैंने आपको 3 भाग बताए थे। नंबर 1 पर थेलोफाइटा, नंबर 2 पर ब्रायोफाइटा और नंबर 3 पर टेरिडोफाइटा। तो अब हम नंबर 1 पर पढ़ने वाले हैं भैया थेलोफाइटा के बारे में। थेलोफाइटा देखिए, थेलोफाइटा में साथियों जितने भी पादप आते हैं उन्हें भैया सिंपल प्लांट यानी कि साधारण पौधे कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंपल प्लांट, सिंपल प्लांट, साधारण पौधे। पहली बात आपको समझ में आई क्यों कहा गया है? क्योंकि साथियों बहुत ही साधारण है। अभी मैं आपको इसकी संरचना बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया इन्हें क्यों सिंपल प्लांट कहा गया है।
नंबर 2 पर साथियों इन पादपों की जो संरचना होती है किसके समान होती है? थैलस के समान होती है। अब भैया बात ये आती है कि थैलस क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया। देखिए साथियों, थैलस एक ऐसी बॉडी है साथियों जिसमें आप इसके अंग के बारे में पता नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार साथियों जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा में ऐसे पादप आते हैं जिनमें आप इसकी जड़, तना और पत्तियों के बारे में पता नहीं लगा सकते। इसलिए साथियों थैलोफाइटा की तुलना इस थैलस से की गई है। तो नोट लिखकर एक बात लिख लेना कि इस पादपों में जड़, तना तथा पत्तियों का पता नहीं लगता। इसकी संरचना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, निम्न में से किसकी संरचना थैलस के समान होती है? आपके ऑप्शन में होगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ऑप्शन क्या करके आओगे? थैलोफाइटा। बात क्लियर है? तो इसकी संरचना थैलस के समान होती है। इसमें साथियों आपको पता नहीं लगता कि जड़ तो कहां होती है, तना कहां होता है, पत्तियां कहां होती है। बिल्कुल साधारण सिंपल संरचना होती है। इसलिए साथियों इसके लिए शब्द यूज में लिया गया है सिंपल प्लांट, यानी कि साधारण पौधे। आपने कंजी देखी है काय, उसमें आप बता सकते हो कि उनकी जड़ तो कहां होती है, तना कहां होता है और पत्तियां कहां होती है? नहीं साथियों, वो इस थैलोफाइटा में ही आती है। इतनी बात क्लियर है। अगली बात देखिए, इसमें वस्कुलर टिश्यू जो सिस्टम होता है साथियों ये नहीं पाया जाता। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को कहा जाता है साथियों हिंदी में संवहनीय ऊतक तंत्र। साथियों ये वस्कुलर टिश्यू जो होता है ये भैया पादपों में पाया जाता है, क्योंकि हम पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पिछली सीधी सी बात है कि भैया ये पादपों में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है? तो साथियों पादपों में परिवहन का कार्य करता है। किसका परिवहन करता है? तो पहले देखिए इसके दो भाग होते हैं साथियों, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है साथियों ये भैया जल और जो खनिज तत्व होते हैं इनका परिवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है ये भैया पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है उस भोजन का परिवहन करता है। और जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है, जल और खनिज तत्वों को। तो भैया पूरे प्लांट में ये जो जाइलम होता है जल और खनिज तत्वों का परिवहन करता है। तब आपको समझ में आ गया होगा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगर मैं कहीं भी इस चैप्टर में किसी भी जगह पर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करूं, संवहनीय ऊतक तंत्र के बारे में बात करूं, तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, जाइलम और फ्लोएम। ये इस बार साथियों ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था जाइलम के बारे में कि जाइलम का कार्य क्या है, जल और खनिज तत्वों का परिवहन करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, जितना इंपॉर्टेंट हो उतना इंपॉर्टेंट कर लीजिए। फ्लोएम क्या है? भोजन का परिवहन करता है पादपों में। बात क्लियर है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों जाइलम भी नहीं पाया जाता थैलोफाइटा वाले प्लांटों में, पादपों में, और भैया ये भी नहीं पाया जाता फ्लोएम भी। तो ध्यान रखना वस्कुलर टिश्यू सिस्टम यानी कि संवहनीय ऊतक तंत्र है साथियों, ये नहीं पाया जाता थैलोफाइटा संघ में। इतनी बात क्लियर है। और देखिए भैया ये भैया पानी में उपस्थित होते हैं, पानी में उपस्थित होते हैं। ये जो थैलोफाइटा संघ में जो पादप आते हैं साथियों ये सभी पादप भैया पानी में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। इतनी बात क्लियर। और देखिए साथियों ये सौपोषी होते हैं, ये जो होते हैं वो सौपोषी होते हैं। सौपोषी का मतलब बताया आपको, ऐसे पादप जो स्वयं अपना भोजन बना ले वो होते हैं सौपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बना ले उसे कहा जाता है सौपोषी। तो ये पादप जो होते हैं साथियों सौपोषी होते हैं। किस प्रक्रिया के थ्रू साथियों ये भोजन बनाते हैं? तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि थैलोफाइटा संघ में जो पादप आते हैं उनमें साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जी हाँ होती है भैया। और इसमें हरित लवक पाया जाता है, तो पाया जाता है। ये हरित लवक क्या है साथियों, पादप कोशिका जो होती है ना, उसमें कोशिका का एक अंग है, पादप कोशिका का एक कोशिकांग है हरित लवक, और इसी में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो समझ लेना जिन पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी उनमें भैया हरित लवक पाया जाएगा। तो इन पादपों में साथियों हरित लवक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जो स्वयं अपना भोजन बना ले, ये पानी में उपस्थित होते हैं। थैलोफाइटा में साथियों जो पादप पाए जाते हैं, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है इस संघ में। और साथियों इस पादपों में जड़, तना तथा पत्तियां का पता ही नहीं चलता साथियों कि इन पादपों में जड़ तो कहाँ होती है, तना कहाँ होता है, पत्तियां कहाँ होती है, क्योंकि इसकी जो संरचना ऐसा आती है वो थैलस के समान होती है। और थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें आप उसके ऑर्गन के बारे में बता नहीं सकते, अलग अलग ऑर्गन के बारे में डिफरेंस नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। सिंपल प्लांट कहा गया है क्योंकि भैया साधारण पौधे होते हैं। बोलो भैया थैलोफाइटा आपको समझ में आया या नहीं आया? इसके उदाहरण की बात करो साथियों, तो उदाहरण में आपको क्या क्या याद रखना है? एक रखना है साथियों शैवाल, एक रखना है लाइकेन, और एक रखना है भैया कवक। बोलो भैया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार और रिवीजन करते हैं इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया है भैया तो हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भैया, हमने स्टार्ट किया है क्रिप्टोगेमस यानी कि अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद में साथियों ऐसे पादप आते हैं जिनमें भैया फूल भी नहीं होता और बीज भी नहीं होता। इन्हें साथियों 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर थैलोफाइटा, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 2 पर आता है साथियों ब्रायोफाइटा, और नंबर 3 पर आता है टेरिडोफाइटा। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थैलोफाइटा के बारे में। देखिए थैलोफाइटा पादपों को साथियों क्या कहा गया है? सिंपल प्लांट यानी कि साधारण पादप कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि साथियों इसकी संरचना बिल्कुल साधारण होती है, जैसा कि आपको आगे पता लग जाएगा। इसकी संरचना किसके समान होती है? थैलस के समान होती है। साथियों थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें आप उसके अंगों में अंतर नहीं बता सकते। ठीक उसी प्रकार साथियों थैलोफाइटा पादप में जो पौधे आते हैं साथियों, उनमें आप उनकी जड़ों में, उनके तने में, उनकी पत्तियों में अंतर नहीं बता सकते। इन पादपों की संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ये पानी में रहते हैं साथियों। इनमें वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जाइलम क्या करता है? जल व खनिज तत्वों का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। इतनी बात क्लियर है। स्वपोषी होते हैं यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। किस प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं। यानी कि जो थैलोफाइटा संघ में जो पादप आते हैं उन सभी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इनमें हरित लवक पाया जाता है। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? शैवाल है, लाइकेन है, कवक है। साथियों कवक का अब एक अलग से संघ है, लेकिन पहले भैया ये प्लांट यानी कि पादपों में ही गिना जाता था। तो भैया उस टाइम पे इस कवक को इस थैलोफाइटा संघ में रखा गया था। इसलिए कभी कभी आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कवक किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन में हो सकते हैं साथियों थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। बात समझ में आ गई? तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर बताते रहूं। फिर साथियों अब हम पढ़ेंगे शैवालों के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शैवालों के बारे में। देखिए भैया अब हम किसके बारे में बात करेंगे? एल्गी के बारे में बात करेंगे। एल्गी यानी कि शैवाल के बारे में। साथियों पिछली बार आपसे एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना साथियों उस शाखा को कहा जाता है फाइकोलॉजी स्टडी। फाइकोलॉजी।
और साथियों अगर आपसे कवक के बारे में पूछा जाए, ये भी आपसे एनटीपीसी में पूछा गया है, तो कवक के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है साथियों माइकोलॉजी। क्या दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं है? मैंने कहा कि शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है साथियों फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है माइकोलॉजी। दोनों क्वेश्चन साथियों एनटीपीसी में पूछे गए हैं। इतनी बात क्लियर है। और देखिए भैया, सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो शैवाल है साथियों, इन शैवालों को किस संघ में रखा गया है? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, या फिर साथियों थैलोफाइटा में? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए थैलोफाइटा, क्योंकि थैलोफाइटा ही तो हम पढ़ रहे हैं, थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में साथियों जो पादप आते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? थैलस के समान होती है, यानी कि इसमें जो पादप है साथियों उसमें आप जड़, तना और पत्तियों के बारे में पता नहीं लगा सकते। इतनी बात क्लियर है। और मैंने क्या बताया था, थैलोफाइटा संघ में साथियों जो पादप आते हैं, इन पादपों में भैया जो वस्कुलर सिस्टम है, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यानी कि संवहनीय उत्तक तंत्र है, ये साथियों नहीं पाया जाता। तो इसमें भी भैया शैवाल जो होते हैं, इन शैवालों में भी संवहनीय उत्तक तंत्र नहीं पाया जाता। इनका कार्य क्या होता है? वस्कुलर टिश्यू का पादपों में परिवहन करवाना। दो भाग होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों जाइलम और फ्लोएम, याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइलम क्या करता है? जल और जो खनिज तत्व है साथियों इनका परिवहन करवाता है, और जो फ्लोएम है ये भैया भोजन का परिवहन करवाता है। तो इसमें जाइलम भी नहीं पाया जाता और फ्लोएम भी नहीं पाया जाता। ये शैवाल ऐसे होते हैं साथियों, ना तो इसमें जड़ का पता लगता, ना तना का पता लगता, ना पत्तियों का पता लगता। बात क्लियर है? कहने का मतलब इसकी संरचना थैलस के समान होती है। याद रखना साथियों जो शैवाल होते हैं ये भैया साधारण पानी, दिख रहा है आपको? नहीं, साधारण पानी और भैया जो समुद्री पानी होते हैं इनमें उपस्थित होते हैं। बात क्लियर है? ये याद रखना, ये साथियों स्वपोषी होते हैं, यानी कि स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। कहने का मतलब इनमें भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। इनमें क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, और उसके थ्रू ये भैया अपना भोजन बनाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया साथियों कोशिका के किस अंग में होती है? हरित लवक में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। इसमें हरित लवक होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, ये स्वपोषी होंगे, और साथ ही समुद्री पानी और भैया साधारण पानी में रहेंगे। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है साथियों, क्या शैवाल है वो स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं? तो याद रखना शैवाल है वो स्वपोषी होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। क्या साथियों शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? जी हाँ साथियों, शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या शैवालों में हरित लवक पाया जाता है? जी हाँ साथियों, शैवालों में हरित लवक पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या शैवालों में जाइलम होता है? नहीं भैया, जाइलम नहीं होता, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया शैवालों में क्या फ्लोएम होता है? नहीं साथियों, फ्लोएम नहीं पाया जाता। बात क्लियर है? क्योंकि वस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया ही नहीं जाता साथियों। इसकी संरचना थैलस के समान होती है। इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो भैया ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है साथियों कि शैवालों का जो शैवाल होते हैं उन शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है साथियों, वो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखना भैया, जो शैवाल है इन शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो साथियों सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये सेल्यूलोज क्या है? तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार का क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट है। बोलो भैया,
इतनी बात आपको समझ में आई नहीं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और साथियों सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इतनी बात क्लियर है। और देखिए साथियों जो शैवाल होते हैं, इन शैवालों में भैया भोजन किस रूप में स्टोर होता है, भोजन किस रूप में स्टोर होता है, तो याद रखना स्टार्च की फॉर्म में होता है। किस रूप में, स्टार्च की फॉर्म में। और अगर हमारी बात करें, अगर ह्यूमन की बात करें, तो मन में भैया ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आपकी एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाएंगे वो देखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादपों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, स्टार्च है या ग्लाइकोजन है। तो याद रखना साथियों, पादपों का संचित भोज्य पदार्थ साथियों स्टार्च है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया, एनटीपीसी में भी पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया, और भी बहुत सारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है। तो याद रखना साथियों, जंतुओं का जो संचित भोज्य पदार्थ है वो होता है ग्लाइकोजन। बात क्लियर है साथियों। और देखिए ये दोनों पॉइंट समझ में आए। और देखिए जो शैवाल होते हैं साथियों, इन शैवालों को हम भोजन के रूप में खा सकते हैं। शैवालों को हम भोजन के रूप में खा सकते हैं साथियों। क्यों खा सकते हैं, क्योंकि भैया इनमें प्रोटीन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपके एग्जाम में साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसे कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, दिख रहा है, हाँ, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन। याद रखना साथियों, अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है क्लोरेला शैवाल को। क्लोरेला शैवाल को किसे कहा जाता है, क्लोरेला शैवाल को कहा जाता है। साथियों इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है हमें, लगभग साथियों 60% के आसपास इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो भैया अंतरिक्ष जो यात्री है अपने साथ टिफिन पैक करके थोड़ी ना लेके जाएंगे, वो कुछ ऐसे सामान लेके जाते हैं जिसमें बाहर ना हो, जैसे कि क्लोरेला शैवाल है, जिससे अपने शरीर को पोषक पदार्थ मिल सके। बात क्लियर है। तो भैया अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन किसे कहा जाता है, इस क्लोरेला शैवाल को कहा जाता है। बोलो भैया क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई, मुझे ये बताओ। बोलो भैया एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, शैवालों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका आंसर बताना। शैवालों को साथियों किस संघ में रखा गया है, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। तो भैया किस संघ में रखा गया है, थैलोफाइटा में। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। मुझे आप ये बताओ कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल की संरचना कैसी होती है। तो साथियों याद रखना शैवाल की संरचना होती है थैलस के समान। थैलस साथियों एक ऐसी बॉडी है जिसमें आप उसके अंगों में अंतर नहीं बता सकते। ठीक उसी प्रकार साथियों थैलस एक ऐसा पादप है जिसमें आप उसके जड़, तना और पत्तियों में साथियों अंतर बता नहीं सकते। इन्हें साथियों सिंपल प्लांट कहा गया है शैवालों को, आप सभी को पता है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या शैवालों में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पाया जाता है। तो साथियों याद रखना नहीं पाया जाता, जाइलम नहीं पाया जाता, फ्लोएम नहीं पाया जाता। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज तत्वों का साथियों क्या करता है, परिवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। जाइलम नहीं पाया जाता, फ्लोएम नहीं पाया जाता। कहने का मतलब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम साथियों शैवालों में नहीं पाया जाता। ये साथियों साधारण पानी में होते हैं और भैया समुद्री पानी में होते हैं। याद रखना ये स्वपोषी होते हैं, स्वयं साथियों ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं, तो भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं। बात क्लियर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू बनाते हैं। इनमें साथियों हरित लवक पाया जाता है, यानी कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जी हाँ होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या शैवालों में हरित लवक पाया जाता है, जी हाँ साथियों शैवालों में हरित लवक पाया जाता है। याद रखना शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है साथियों वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
साथियों शैवालों में जो भोजन स्टोर होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है साथियों। और स्टार्च क्या है? स्टार्च भी साथियों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बात क्लियर है। लेकिन हमारी बात करें साथियों, ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो साथियों याद रखना हमारे शरीर में जो भोजन स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना साथियों स्टार्च है। और जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन है। शैवाल जो होते हैं साथियों उन्हें हम खा भी सकते हैं क्योंकि भैया इनमें प्रोटीन जो होती है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे शैवाल से संबंधित पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने करवा दिए साथियों। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? शैवाल के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चले भैया, ओके मिटा दूं, ओके। अब हम किसके बारे में बात करेंगे साथियों? शैवाल के प्रकार के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ एल्गी। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एल्गी यानी कि शैवालों के प्रकार। शैवालों के प्रकार। भैया शैवालों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर पढ़ते हैं साथियों हम हरे शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी। साथियों इसमें एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल वर्णक। और इसी वर्णक की वजह से आपको पता है वर्णक क्या करता है? वर्णक साथियों रंग देने में सहायक होता है। वर्णक क्या करता है भैया? वर्णक रंग देने में सहायक होता है। और इसी क्लोरोफिल वर्णक की वजह से भैया याद रखना ये जो शैवाल होते हैं इनका रंग कैसा होता है भैया? हरा होता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अन्य नाम। तो याद रखना साथियों क्लोरोफाइसी। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल है साथियों वोल्वेक्स और कारा। बोलो भैया, आपको कुछ समझ में आया? मैंने ये कहा कि शैवालों के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर बात करें तो हरे शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी। इसमें साथियों एक क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। वर्णक क्या करता है? पिगमेंट क्या करता है? रंग देने में सहायक होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक की वजह से साथियों ये जो हरे शैवाल है इनका हरा रंग होता है। बात क्लियर है? इसको साथियों अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफाइसी के नाम से जाना जाता है। और ये जो एग्जाम्पल है साथियों वोल्वोक्स और कारा, ये भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। अब देखिए नंबर 2 पर बात करते हैं भैया हम, हरे शैवाल हो गए। अब बात करते हैं भूरे शैवाल की यानी कि ब्राउन एल्गी। साथियों इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो याद रखना साथियों फुकोक्सेंथिन। फुकोक्सेंथिन एक वर्णक होता है साथियों, ये वर्णक पाया जाता है भूरे शैवालों में। बात क्लियर है? और इसी वर्णक की वजह से इनका रंग साथियों भूरा होता है। बात क्लियर है? इसका अन्य नाम क्या है साथियों? तो इसका अन्य नाम है भैया फियोफाइसी। फियोफाइसी। और इसके उदाहरण क्या है साथियों? बताइए अगर आपको पता है तो बताइए भैया इसका उदाहरण क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उदाहरण होता है साथियों लेमिनेरिया। क्या होता है भैया? लेमिनेरिया। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है भैया लेमिनेरिया। बोलो भैया बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दूसरे शैवाल है साथियों हमारे भूरे शैवाल। इन्हें कहा जाता है साथियों ब्राउन एल्गी। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो फुकोक्सेंथिन।
इस पिगमेंट की वजह से साथियों इसका रंग भूरा होता है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है। ये जो उदाहरण है साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिया। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर, किसके बारे में, लाल शैवाल के बारे में। लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी। साथियों इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसमें पाया जाता है फाइको इथ्रीन पिगमेंट। और इस फाइको इथ्रीन वर्णक की वजह से साथियों इसका जो रंग होता है भैया वो कैसा होता है, लाल होता है। इसका अन्य नाम क्या है, तो रेड फाइसी। और इसका उदाहरण क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, जेलेडियम। जेलेडियम। बोलो भैया, क्या 3 शैवाल आपको समझ में आए या नहीं आए? नंबर 1 पर आता है हरे शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी। इसमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। इस पिगमेंट की वजह से साथियों इसका रंग हरा होता है। इसका अन्य नाम है क्लोरोफाइसी। और वोल्वेक्स और कारेल, ये जो उदाहरण है साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में उदाहरण पूछे जाते हैं। नंबर 2 पर आता है साथियों भूरे शैवाल यानी कि ब्राउन एल्गी। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फुकोक्सेंथिन पाया जाता है, रंग होता है साथियों भूरा इस पिगमेंट की वजह से। अन्य नाम है फियोफाइसी और उदाहरण है भैया लेमिनेरिया। नंबर 3 पर कौन सा आता है, लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी। फाइको इथ्रीन वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट की वजह से इसका रंग रेड होता है यानी कि लाल होता है। इसको अन्य नाम से जाना जाता है रेड फाइसी और उदाहरण है जेलेडियम। नंबर 4 पर बात करते हैं नील हरित शैवाल की, जिससे साथियों अधिकांश आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। देखिए भैया, नंबर 4 पर बात करते हैं हम नील हरित शैवाल के बारे में। नील हरित शैवाल, सबसे पहले आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसमें कौन सा पिगमेंट होता है। फाइको सिएनिन वर्णक कौन सा पिगमेंट होता है भैया, फाइकोसिएनिन पिगमेंट होता है। बोलो भैया, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? कौन सा पिगमेंट होता है, फाइकोसिएनिन पिगमेंट होता है। याद रखना साथियों, जो नील हरित शैवाल है इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, इसमें कोशिका पाई जाती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। लेकिन भैया अन्य जितने भी शैवाल है या फिर पादप है या फिर एनिमल है साथियों, उन सभी में याद रखना यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसलिए साथियों इसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इस वजह से साथियों इस नील हरित शैवाल को बैक्टीरिया कहा गया है। क्या कहा गया है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। इसे साथियों अन्य किस नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया बैक्टीरिया जो होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है क्या, तो अगर इनके बारे में आपको पढ़ना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिए। मैंने भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर डिटेल में बता रखा है। एक क्लास ले रखी है प्रॉपर, देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि नील हरित जो शैवाल है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्यों कहा गया है, क्योंकि भैया बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, इस बात का आपको याद रखना है। और एक और होता है आर्किया। ये जो आर्किया होता है, इस आर्किया में भी साथियों प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों ऐसे हैं जिनमें भी प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है, और बाकी के जितने भी है उनमें सभी में साथियों यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसका अन्य नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया या फिर साथियों साइनोफाइसी कहा जाता है।
इसके उदाहरण क्या है साथियों? तो उदाहरण है भैया एना बेना। याद रखना साथियों, ये से सवाल होते हैं जिनका उपयोग उर्वरक व खाद के रूप में किया जाता है। उर्वरक व खाद के रूप में किया जाता है। बात क्लियर है? तो क्या आपको ये चारों जो सवालों के उदाहरण है साथियों, सवालों के जो प्रकार है वो समझ में आए या नहीं आए? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक बात का याद रखना, मैंने आपको शुरू में जब थैलोफाइटा पढ़ाया था, तो थैलोफाइटा में साथियों मैंने उदाहरण बताए थे, एक शैवाल, एक कवक और एक लाइकेन बताया था। तो याद रखना साथियों, जो शैवाल और जो कवक है ये दोनों भैया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं, यानी कि सहजीवी संबंध बनाते हैं। अब ये भैया सहजीवी संबंध होता क्या है? दो ऐसे जीव जो भैया एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं एक दूसरे के सहयोग से। जैसे कि साथियों हमारे शरीर में भी हमारा शरीर और भैया ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये भैया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि सहजीवी संबंध बनाते हैं। क्योंकि भैया इसमें एक दूसरे का फायदा है। हम तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उन्हें भैया अपना भोजन देते हैं, यानी वो तो हमसे अपना भोजन लेते हैं और हमें बदले में वो क्या देते हैं साथियों? वो भैया विटामिन B12 और विटामिन K देता है। तो दोनों का फायदा हुआ। इसी रिलेशन को साथियों क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है, जिसमें दो जीव एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं एक दूसरे के फायदे से। ठीक उसी प्रकार साथियों शैवाल और कवक के बीच में भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, यानी कि सहजीवी संबंध। ये भी साथियों अपना जीवन एक दूसरे के साथ यापन करते हैं। इस शैवाल से इस कवक को फायदा है, इस कवक से इस शैवाल को फायदा है। इतनी बात क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, शैवाल और कवक साथियों दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो भैया लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये एक मिश्रित पादप है, शैवाल और कवक से मिलकर के बना है। साथियों याद रखना, आपने देखा होगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो साथियों जो लिटमस पत्र होता है वो भी किससे प्राप्त होता है? ये लिटमस पत्र साथियों इस लाइकेन से प्राप्त होता है। और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया लिटमस पत्र निम्न में से किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, कवक से या लाइकेन से? तो याद रखना साथियों लाइकेन से प्राप्त होता है। बोलो, आज हम यही पढ़ने वाले हैं थैलोफाइटा के बारे में ही। कल हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। अगर समय रहा तो साथियों फेनोरोगेमस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस बात को ध्यान रखना, अब आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, बीच में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। बात क्लियर है? बायोलॉजी का मतलब यह है साथियों कि भैया बॉटनी पढ़ाई जाएगी पहले तो, और उसके बाद में साथियों जो आपके बचे हुए चैप्टर है साथियों वो पढ़ाए जाएंगे जूलॉजी में। बात क्लियर है? जंतु विज्ञान में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।